हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों 18 फरवरी को होने वाला जो हिंदी का पेपर है, ये आपका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जो हिंदी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट जो ये मॉडल पेपर है, इसको आपको सॉल्व करा के यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि 100% आप इसमें मेहनत करते हैं तो अच्छी रिजल्ट मिलती है। यहाँ पर जो है कि 801 HE जो आपका कोड नंबर है, पूर्णांक आपका 70 मार्क का है। ये हिंदी का पेपर 70 मार्क का होने वाला है और पूर्णांक इसका जो है कि आपका 70 मार्क है। और 801 HE जो कोड नंबर है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और अपना नाम लिखना ना भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त पेपर होने वाला है, तो इसमें जो कि अपना नाम इसमें लिख दीजिएगा और यहाँ पे अनुक्रमांक जो है आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं कि यहाँ पर समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का आपका दिया होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे के 15 मिनट के पेपर में जो है 15 मिनट आपको पेपर जो है पढ़ने के लिए केवल मिलता है। ठीक है ना, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए। और यहाँ पर आप पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो 95% आने से कोई रोक नहीं सकता। 95% से आपको आना ही आना है। आप निर्देश हम देख लेते हैं कि निर्देश क्या दिया हुआ है। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी जो है कि यहाँ पे आपको जो 3 घंटे जो बचते हैं, ये 3 घंटे आपका जो है कि पूरा पेपर सॉल्व करने में होता है। यहाँ पे प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा हुआ है। ठीक है ना, प्रश्न पत्र 2 खंड में और तथा ब में विभाजित है। ठीक है, या 2 भाग में विभाजित हो अ और ब में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो देखिए अ और ब में जो विभाजित है, तो यहाँ पर जो है कि आगे की तरफ जब हम समझेंगे तो समझ में आएगा। प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओ या मार्कशीट पे नीले और काले बॉल पॉइंट से क्या करना है, विकल्प को गोले को पूर्ण करना है। ठीक है ना, गोला जो रहेगा उसमें भरना रहेगा, बाहर ना जाए, ये याद रखिएगा। ओ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो 20 मार्क का पेपर होता है, ये 20 मार्क का पेपर है। जो 20 में से 20 आपको यहाँ पर मिल जाता है यदि आप तैयारी पूरी तरह से करते हैं तो। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होता है। ठीक है, इसको जेल पेन से नहीं भरना है, याद रखिएगा, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के आगे एक एक अंक मार्क जो दिया होता है, कि मतलब सभी प्रश्न जो है कि एक एक मार्क के होते हैं। और 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन में जो 20 मार्क का आपका प्रश्न पत्र पूरा तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक मार्क के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों के हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। जो बहुविकल्पी प्रश्न उसके लिए 1 घंटे टाइम आपको दिए गए हैं, कि आप सोच समझ के भी धीरे धीरे भी करते हैं तो 1 घंटे में लगभग बहुविकल्पी आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यदि जो तैयारी किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, तो पढ़े हुए के लिए जो है कि 5 मिनट केवल काफी है। 5 मिनट में वो पेपर को हल कर सकता है। ठीक है ना, और जो नहीं पढ़ा तो ठीक है, उसके लिए सोच विचार करके जो है कि अपना उसका आंसर दे सकता है। ठीक है, उसका आंसर दे सकता है और अपना पेपर कंप्लीट कर सकता है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए जाते हैं। उसके अंक जो है कि 1 मार्क के, 2 मार्क के, 4 और 6 मार्क के यहाँ पर लगभग जो कि रहते हैं। तो आपके प्रश्न के सामने जो है कि उसके अंक जो कि निर्धारित किए जाएंगे, उतने अंक का वो प्रश्न होता है। उसकी तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कि टोटल आपके जो कि टोटल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर था, दिशा निर्देश था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो खंड अ में हम आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को ध्यान में देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपके दिया हुआ है, तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहास के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में एक आंसर आपका सही है, 4 ऑप्शन में एक सही। लेकिन देखिए, श्रेष्ठ आलोचनात्मक, तो आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाने वाले कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी है, रामचंद्र शुक्ल है, और इसमें से कोई नहीं, इसमें रामचंद्र शुक्ल आपका ये 1 मार्क के लिए आंसर यहाँ पर तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, 1 मार्क का ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे चारों जो है कि ऑप्शन, यहाँ पर महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, अतीत के चलचित्र कौन सा है? आपका 1 मार्क का जो है कि यहाँ पे आंसर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि तीसरा जो कि देखेंगे हम, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क के रचनाकार, 1 मार्क का ये प्रश्न है। यहाँ पर उत्तर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक उत्तर यहाँ पर है। तो एक उत्तर यहाँ पर जो है क्या करना है, हमें हल करना है। जो 1 मार्क का लिए प्रश्न हमारा जाएगा, तो यहाँ पर जगदीश माथुर जी हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? जगदीश माथुर जी। अब इसके बाद जो है कि चौथा हम चलते हैं। चौथा देखिए यहाँ पे, चलो चाँद पर चलें के रचनाकार हैं। 1 मार्क का प्रश्न, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जयप्रकाश भारती हैं, जो चलो चाँद पर चलें के रचनाकार हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त यहाँ पर। और यहाँ पर तूफानों के बीच रचना की विधा है।
तूफानों के बीच रचना का विधा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है कि तूफानों के बीच रचना का विधा, यहाँ पे 1 मार्क का यहाँ पे उत्तर है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, चारों ऑप्शन में एक उत्तर आपका यहाँ पे होगा, तो उसपे आप क्लिक करेंगे तो इसमें से आपका आंसर होगा रिपोर्टार्ज। यहाँ पर जो है कि रिपोर्टार्ज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1 मार्क का यहाँ पे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है कि उसकी ये इसका आंसर होगा बी रीतिकाल, ठीक है। अब इसके बाद 7वां प्रश्न है भारती के रचनाकार हैं कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके, 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पे है। मैथिली शरण गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसके आंसर है मैथिली शरण गुप्त मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त, आपका 1 मार्क यहाँ पर तैयार हो जाता है। 7 मार्क का लगभग जो है कि आपके आंसर यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या थी? ठीक है ना, भारतेंदु युग की समय अवधि, 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस अवधि को आपको याद रखना, तो यहाँ पे आंसर है 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक लगभग, जबकि आपका इसमें भारतेंदु युग की समय अवधि थी। ये जब लगभग तैयार हो चुका है। 9वां जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, 1 मार्क का यह प्रश्न है। यहाँ पर जो है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे कमाई है जो है कि आपका ये आंसर हुआ। यहाँ पर लगभग जो है कि 9 मार्क का आपका प्रश्न तैयार हो चुका है। 10वें जो है कि पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ये 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पे है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो कौन से इसमें होंगे? तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, घनानंद जी हैं, घनानंद जी यहाँ पर है आपके 4 ऑप्शन में। लगभग हो चुका है, तो 11वां जो है कि हा रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ठीक है ना। दिन बीते उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस किसका है, मतलब किस रस का है? तो ये 1 मार्क का है। रस आपको ग्रामर में पढ़ लेना है, व्याकरण में जब पढ़ लेंगे तो यहाँ पर करुण रस में दिया हुआ है, ठीक है। जब रस तैयार कर लेंगे तो इसमें आने वाले ऑप्शन आप सब कर सकते हैं। जो अखनियो सब देखियो आंख देख जही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार के जो रूप दिए हुए हैं, अलंकार को भी अच्छी तरह तैयारी करना है। 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पे है। 4 ऑप्शन दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। 13 जो है कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्रा होती है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में एक उत्तर यहाँ पे होगा, उस पर आपको क्लिक करना और याद रखिएगा कि यहाँ पर 11 मात्राएं होती है। जब इसको डेफिनेशन और व्याकरण पूरी तरह से तैयारी करते हैं मेरे प्यारे, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ पर देखिए अगला जो है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग में आइए देखते हैं उपसर्ग के नियमों को आप जानते हैं, बहुत सारे तैयारी भी करते हैं। सु धन गम होगा, तो यहाँ पर जो सु है ना, सु ये सब शब्द जो है आपका जो है क्या हो जाता है, ये सुगम शब्द उपसर्ग हो जाता है, तो 1 मार्क का लगभग यहाँ पर तैयारी हो जाती है। इस प्रकार से जो है आपका ये प्रश्न लगभग तैयार हो चुके हैं। 15वां चलेंगे, नवरत्न में समास है, नवरत्न में समास है, नवरत्न मतलब 9 इसमें संख्या दी हुई है, ठीक है ना। तो संख्या और रत्न दिया है साथ में। 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पे द्विगु समास है, इसका उत्तर होगा। आप समास की भी तैयारी पूरी तरह से कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले यदि चेंज प्रश्न होंगे तभी आप कर सकते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से जो नहीं होगा उस पर ट्रिक करना है, ऐसा नहीं कि है वाला पे कर दीजिएगा। तो ये भू है, वसुधा है, धरा है, प्रसून है, तो यहाँ पर जो है कि 4 ऑप्शन में प्रसून शब्द जो है कि इन तीनों से नहीं मिल रहा है, और नहीं तीनों के मिलने वाली बात नहीं, पर्यायवाची शब्द उसका है ही नहीं। तो आम शब्द में विभक्ति और वचन, तो आम शब्द में विभक्ति और वचन 1 मार्क का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन ही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त ये पेपर, इसकी तैयारी करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है, कितने होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, तो यहाँ पर 8 होते हैं। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाता है। लगभग 1 मार्क की तैयारी यहाँ पे भी हो गई। अब कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, क्रिया की, कर्ता की, विशेषण की, कर्म की। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। तो ये जो कर्ता की इसमें प्रधानता होती है कृतवाच्य में, तो आपका 1 मार्क यहाँ पर तैयार होता है। 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। कौन कौन से पद कहलाते हैं भाई? अलग अलग रूप में जो मिलते हैं तो कौन सा पद कहलाते हैं? यहाँ पे विकारी पद है, प्रत्याय पद है, अविकारी पद है, अव्यय पद, तो यहाँ पर विकारी पद कहलाता है, ठीक है। ये लगभग मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपके ये 20 क्वेश्चन जो है कि लगभग 5 से 6 मिनट और 7 मिनट के अंदर लगभग हो जाते हैं, और बचने वाला 1 घंटा 55 मिनट या 50 मिनट का जो टाइम बचता है मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल वर्णनात्मक प्रश्न के लिए आपको मिल जाता है, जिसमें आपको पूरी तरह से आप अच्छी तरह से वहाँ पर लिख सकते हैं और अच्छे मार्क यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और खंड ब की तरफ चलते हैं, जो वर्णनात्मक प्रश्न इसके पहले भी दिशा निर्देश में आपको बताया गया था निर्देश में। तो आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है, ठीक है ना। आधारित पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क करेंगे, 6 मार्क का हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है थोड़ी लाइट की कमी, लाइट की गड़बड़ी की वजह से जो है कि थोड़ा सा वीडियो जो है कि ये डिजिटल बोर्ड पर नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर जो है कि आपको इसमें ही करके दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। पेपर का करके ही इस पे सॉल्व करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न में हमको क्या करना है, गद्य को पढ़ना जो अपने बाल अवस्था और तरुण अवस्था से दूर हट जाए
और अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से ही दोनों असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। कड़ी पाई तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के लक्षण। इन दोनों के कारण सदैव वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इस वर्तमान काल सदैव सुधार का काल बना रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे उपयुक्त अवतरण, पाठ और लेखक का इसमें नाम लिखना है। तो ये लगभग जो है कि आपको क्या करना है, अपने हिंदी से जो है कि नाम उसको याद कर लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन आइए यहाँ पर इसका उत्तर देते हैं। उत्तर संदर्भ में यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं कई पेपरों में लगभग मैंने बताया इसको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये आपका संदर्भ जो है कि लगभग हो जाता है। यहाँ पे 2 मार्क का जो है कि लगभग इतना लिख देते हैं तो 2 मार्क आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो रेखांकित अंक है जो रेखांकित शब्द है उसकी व्याख्या करनी है आपको। तरुण से लेकर और यहाँ पर वर्तमान में लाना चाहते हैं, यहाँ तक के जो है कि आपको व्याख्या करके देना। भविष्य उज्जवल होता है, जैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में वृद्ध चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हम देखेंगे। यहाँ पर युवा चाहता है, इसका लिखेंगे यहाँ से अर्थ लिखेंगे। युवा चाहता है कि भविष्य किसी भी तरह से उसके वर्तमान में उतर आए। ठीक है ना, और जबकि वृद्ध अपने बीते हुए समय को खींचकर वर्तमान में लाना चाहता है कि युवा प्राचीन परंपराओं में क्रांति लाना चाहता है। ठीक है ना, वे परिवर्तन के समर्थक होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं, समर्थक होते हैं। इसके विपरीत वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो 2 मार्क का यहाँ पे है। लेखक के वर्तमान काल को सुधारक काल क्यों कहा गया है, 2 मार्क का प्रश्न यहाँ पे है। आइए इनको भी देखते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर यहाँ पर तीसरा है। वर्तमान एक वरदान के प्रकार मनुष्य के जीवन में सुधारों का काल होता है, लेकिन वृद्ध और युवा दोनों ही अपने वर्तमान से नाराज हैं। तरुण भविष्य की वर्तमान में खींचकर लाना चाहता है, जबकि वृद्ध अतीत को वर्तमान में देखना चाहता है। इस प्रकार से लगभग मेरे प्यारे बच्चों, आपके तीनों प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर आपको मिल चुके हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है। अथवा में दूसरा जो गद्यांश से उसको पढ़ना है। ईर्ष्या संबंध प्रतिद्वंदता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार के व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए, नेपोलियन भी सीजर से यहाँ स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, सिकंदर हरकुलिस से, और जिस हरकुलिस के बारे में इतिहास का यह मत है वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इनमें से जो प्रश्नों के उत्तर जो देना होता है, आप प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखेंगे। लगभग आपका 6 मार्क यहाँ तैयारी हो जाती है। अवतरण, पाठ और लेखक का नाम इसमें लिखना है, जिस तरह से पहले वाले में किए हैं। 2 मार्क का यहाँ पे प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे संदर्भ देखते हैं ख में, तो यहाँ पर जो है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं भी श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग आपका यहाँ संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। और आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। 2 मार्क का यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका भी आपको उत्तर यहाँ पर जो है कि पेपर में यहाँ पे जो है कि लिखा हुआ है, इसकी तैयारी आपको कंप्लीटली दी गई है। तो ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ना है पूरी अच्छी तरह से। अब पढ़ने के बाद जो भी अंडरलाइन वाली चीजें हैं उसको पढ़कर जो है क्या करना है, उसका अर्थ जो है कि आपको लिखना होगा। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पर इसकी व्याख्या करते हैं, उसके अर्थ के उसका व्याख्या करके बताते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, तो लेखक का कहना है, देखेंगे लेखक का कहना है कि ईर्ष्या का मनुष्य चारित्रिक दोष है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष है, क्योंकि आनंद में बाधा पहुंचाती है, किंतु यह एक दृष्टि से लाभदायक भी हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर प्रतिद्वंद्विता का भाव निहित होता है। ईर्ष्यावश मनुष्य किसी दूसरे से स्पर्धा करता है और इसका कारण अपने जीवन के स्तर को विकसित करता है। ठीक है ना, जीवन का उसको विकसित करता है। यहाँ वह बात है कि विचार करने योग्य है कि यह स्पर्धा समान स्तर पर नहीं, अपितु अपने से कुछ अधिक स्तर वाले पर रखने के व्यक्ति से जानी जानी चाहिए। यही कारण है कि भिक्षा वृत्ति पर जीवन यापन करने वाली व्यक्ति किसी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। स्पर्धा या प्रतिद्वंदिता से
संबद्ध है। यही बात ईर्ष्या को उचित भी ठहरा सकती है, क्योंकि स्पर्धा ही कोई मनुष्य को उन्नति के पथ की अग्रसर करता है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग आपका यहाँ पर जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदता का सकारात्मक पक्ष क्या है। ठीक है ना, 2 मार्क का ये भी प्रश्न है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको भली भांति परिपूर्ण लेखक ने अनुसार प्रतिद्वंदता का सकारात्मक पद की और प्रतिद्वंदता के कारण मनुष्य मन में विकास करने की इच्छा जाग उठती है और वह विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास करता है। तो लगभग आपके प्रश्न के उत्तर लगभग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। 6 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आइए 22वां प्रश्न पर चलते हैं, जो पद्यांश भाग होता है। आधारित 3 प्रश्न इसमें भी दिए होंगे। पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा आपको। यहाँ पर दिया है कि 3 दूनी 6 मार्क है। यहाँ पर लगभग 3 2 क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। मैया हो, यहाँ पर जो कि अथवा और करके जो कि क और ख करके इसमें 2 ऑप्शन दिए रहेंगे। पद विभाग में, तो पद विभाग में भी 2 ऑप्शन दिए हो, तो अच्छी तरह से उसको पढ़ के जो है कि इन दोनों का किसी एक का मैया हो न चरी हो गई या सिगरे ग्वाल गिरावत मुँह सो मेरे पाय पिराई जो न प्रत्याशी पुछी बलदाई ही अपने सौह दिवाए यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन घारी दे तरिसाई मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहि रिगाई रिगाई। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आपको क्या करना है, पद को पढ़ना है। पद को पढ़ने के बाद इसमें से क्या करना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। 2 मार्क के यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पर आइए देखते हैं उसको 2 मार्क के प्रश्न को। तो यहाँ पर 22वां दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे लिखना है। उसमें गद्य खंड में था, तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के से संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। ठीक है ना, ये हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। तो इस तरह से आपको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जिस प्रकार से व्याख्या आपने गद्य खंड का किया उसी तरह व्याख्या आपको इसका करना है। जो लिखे रेखांकित जितना है उतना है, जो अंडरलाइन में है उसका ही केवल आपको वर्णन करना, उससे आगे किसी का नहीं करना। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं कैसे इसका जो है कि व्याख्या किया हुआ। ये देखते हैं, तो बाल कृष्ण जब ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं तो वह मैया से कहते हैं कि आपको विश्वास ना हो तो आप बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनकर यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बाल को गाली देने लगते हैं कि मेरे बच्चे को परेशान करते हैं केवल चिढ़ा चिढ़ा कर। ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगभग आपका दूसरा का भी आंसर पूरा हो जाता है। तीसरा देखते हैं ये क्वेश्चन, बालकृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं भाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर उत्तर देखिए लिखा हुआ कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा से सभी ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि ये मैया, जब मैं जंगल में गाय चराने ठीक है ना, नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपने गायों को घिरवाते हैं, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। ठीक है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे, लगभग जो कि इसका भी आंसर आपका पूरा हो चुका है। अथवा में करके दूसरा पद्यांश को हम देख लेते हैं। इस पद्यांश के भी जो है कि आपको इस तरह से उत्तर जो है कि आपको दे दिए जाएंगे। और इस तरह से ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे पहले के वीडियो हैं उनको जो है कि आपको अच्छी तरह से क्या करना है, देखना है और समझना है। अब यहाँ पर सारे जो है कि जो दिए हुए जितने पद्यांश विभाग है, पद्य है, उसको आपको पढ़ना है। भाग्य पर हूँ मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर मैं देना, तुम मुझे फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर वीर अनेक। इस तरह से जो है कि यहाँ पर पद्य को भी पढ़ना, जिस तरह से आपने पहले किया था इस तरह से इसका दूसरा भी करेंगे। पद्यांश का संदर्भ लिखना है। यहाँ पर खो दिया हुआ है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक नाम से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 मार्क आपका लगभग तैयार हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है, यहाँ पर उसकी तैयारी कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है आइए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर देख रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कैसे रेखांकित अंक की व्याख्या करेंगे, आइए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखते हैं। जो रेखांकित अंक यहाँ पर दिया, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर मैं तुम्हें फेंक मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जीव वीर अनेक। ठीक ना। तो आइए उसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो कह रहा है कि पुष्प वनमाली के समक्ष, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी इच्छा रखता है और कहती है कि हे वनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रस्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से इसका आपका आंसर लगभग तैयार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उत्तर तीसरा जो है कि तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। जो उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों। ठीक है ना, क्यों। तो यहाँ पर जो कि इसका उत्तर हम देंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि उत्तर में करेगा, कवि ने पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना, पुष्प पर सुंदर की गहनों में घुस जाने की प्रेमी माला में पिरोया जाऊं यदि प्रियतमा को आकर्षण करने की इच्छा नहीं है। ठीक है ना, करने की इच्छा नहीं है
तो यहाँ पर जो कि आइए हम 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां में जो क्या करना है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है और यहाँ पर जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और यहाँ पर आइए देखते हैं कैसे जो कि अनुवाद का जो कि हम यहाँ पर करना है। आप देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 अनुवाद देंगे, क और ख खंड में दिए रहेंगे। क और ख खंड के दोनों को भागों को आपको इसमें बताया जाएगा और इस तरह से आपको तैयारी पहले काम करा रहे हैं। यहाँ पर क वाले का विश्व सृष्टा ईश्वर एवं एवं अनैति भारतीय संस्कृता, इसका जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रह्मांड, यहाँ पर संदर्भ पर लिखा जाएगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। यहाँ पर जो है कि आपका लगभग हो गया। अब इसके बाद जो कि यहाँ पर जो दिया है कि हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद जो दूसरा पाठ है, यहाँ पर ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है और यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों की पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक परमात्मा का नाम है। उन्हें लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों को समानता एवं सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। इस प्रकार से आपका लगभग आंसर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जो है कि यहाँ पर अथवा जो वाला भाग ख वाला खंड जो है, तो इसकी हम आपको तैयारी करके दिखाते हैं। इस प्रकार से उचित शब्दों में उसका उत्तर देना है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखना है। संदर्भ जो है कि यहाँ पर शुरू में लिखना था तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत है। यहाँ पर चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइए इसका जो है कि व्याख्या हम पूरी तरह से करते हैं। ठीक है ना, कैसे व्याख्या करनी, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद में आइए हम देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद करके लिखेंगे, लाठी मार के बाद चंद्रशेखर बार बार चिल्ला रहे थे, भारत की जीत। हाँ, इस प्रकार उन्हें 15 कोणों से पीटा गया। जब चंद्रशेखर जेल से आजाद होकर, ठीक है, चंद्रशेखर जेल से आजाद होकर बाहर आए, तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और कई बच्चे उनके पैर पर गिर पड़े और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किए। ठीक है ना, इस तरह से आपका जबकि हिंदी अनुवाद लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम जो कि 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न जो दिया हुआ है, तो दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। ठीक है ना, पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। 3 2 5 मार्क का प्रश्न यहाँ पे भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो कि इसका हिंदी में अनुवाद करना, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। नितरा नीचो अस्मति व त्वम खेद कूप कदापि माक्र था। ठीक है ना, यहाँ पर जो है कि इसका हमें क्या करना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। अथवा क ख 2 भाग में दिया हुआ है, तो पहले क का हम लिखेंगे, 24 क का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के संकलित अन्योक्ति विलास नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर जो है कि लगभग आपका ये पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे हिंदी अनुवाद करते, हे कुएं मैं अत्यंत गहरा हूँ, इस प्रकार सोचकर कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जलयुक्त और दूसरे गुण को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ पर लगभग मेरे प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर आंसर लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं ख वाले भाग का सार्थ प्रवर्ष, तो मित्र भार्य या मित्र गृहस्थ। यहाँ पर इसका जो है कि हम पढ़ेंगे और यहाँ पर इसका लेंगे संदर्भ। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर लगभग आपका ये भी पूरा हो जाता है। अब आइए हिंदी अनुवाद इसका करके देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है। ठीक है ना, और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती है जो घर पर होता है। चिकित्सक दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए का मित्र होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। ये यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया, 24 प्रश्न तक आपका तैयार हो चुका है। और 25वां अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, ये आपका 3 मार्क का पेपर है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि बार बार इसमें कहा जाता है ये जिला वाइज जो पेपर आता है, जिला में जो आपके खंड काव्य चलते रहेंगे तो उसी जिला के खंड काव्य को आपको करना है, दूसरा कोई करना नहीं है, क्योंकि उसमें मार्क मिलेगा नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क करके इसे ऑप्शन दिया हुआ है, जो जिले में जो होगा वही आपको यूज करना है। तो ये आपको स्कूल से भी जो है कि बता दी जाती है, और ये आपके स्कूल से टीचर जो कि आपको बताया है कि हाँ इस जिले में ये प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क जो मुक्ति खंड काव्य है, ख ज्योति ज्वाहार है, तीसरा ग है मेवाड़ मुकुट, घ यहाँ पे उग्र पूजा, और यहाँ पर दिया जय सुभाष दिया, च है मातृभूमि के खंड काव्य, यहाँ पे खंड कर्ण के खंड काव्य यहाँ पे, वो है कर्मवीर भारत, और झ है यहाँ पर तुमुल। और यहाँ पर जो है कि लगभग आपके पूरे हो गए हैं। यहाँ पर 26वां जो है कि प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर लेखकों का जो जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया, तो जीवन परिचय की तैयारी आप कर सकते हैं। ये 5 मार्क का है। जीवन परिचय आप पर लिखते हैं और रचनाएं लिख देते हैं, तो आपको 5 मार्क यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन रचना लिखना बहुत जरूरी होता है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, भगवती शरण उपाध्याय हैं।
ये भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है कि इनके ये लेखक हैं तो इनका भी जो है कि नाम और इनका जन्म तिथि और इनकी सारी कार्यविधियों को आप याद रखिएगा और इनके जो है कि रचनाओं को भी याद रखिएगा क्योंकि लगभग लिखते देते हैं तो आपको पूरा मार्क मिल जाता है। और निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख करना है, ये भी लगभग आपको 5 मार्क के हैं। तो इसमें जो है कि जीवन परिचय के बारे में लिख देते हैं और उन्होंने क्या-क्या लिखा था, रचनाएँ लिख देते हैं तो 5 मार्क मिल जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त और बिहारी लाल और केदारनाथ सिंह जो है कि 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं, 4 लोगों का है यहाँ दिया गया जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी एक का ही करना है। जबकि इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं। अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जिसमें प्रश्न पत्र में न आया हो। याद रखिएगा 2 मार्क का यहाँ पे श्लोक आपको लिखना है, लेकिन ये याद रखिएगा 4 से 5 श्लोक आप याद रखिएगा। बाय द वे कभी कभी क्या होता है 2-2 जो है कि फंस जाते हैं और आपके आंसर शीट में रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो 27वां देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ कि बंधन मरण वापि जो वहां पे पराजय अभ्यर्थ समोवीर अभिर्भव, तो ये भी है यहाँ पर आपको देखिए इसमें लिखकर बताया गया है, ठीक है ना? तो ये लगभग आपके यहाँ पर तैयार हो जाता है। लगभग इसे जो कि जीवन परिचय जो कि उसके पहले जो है कि लोगों का बताया ये जो कवियों का बताया गया है, तो उसमें जो है कि आप देख सकते हैं। निवास स्थान के आसपास मोहल्ले में नालियों में समुचित सफाई के लिए आपको नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ जो कि इस तरह से बहुत गंदगी हो चुकी है तो इसकी आप साफ सफाई करवाएं, नहीं तो यहाँ पर बहुत बीमारियां फैल रही हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 28वां यहाँ पे लिखेंगे सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है? यहाँ पे पत्र आपको लिखना बताया जाए श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी। विषय यहाँ पर है कि मोहल्ले की साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पे लिखना मोहल्ले की साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र। अब यहाँ पे लिखेंगे महोदय, महोदय करके यहाँ पर लिखना है। सविनय निवेदन है कि दौलतगंज की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण, ठीक है ना, मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में फैली बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने, ठीक है ना, उचित व्यवस्था कराने और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। हम सब आपके आभारी रहेंगे, ठीक है ना? हम सब आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। यहाँ पर इतना लिखने के बाद दिनांक जो है कि जो भी आपको रहेगा यहाँ पर आपको डाल देना है और यहाँ पे भवदीय लिखना है जो आपका जो नाम का होगा ABCD जो भी है। मनोहर लाल यहाँ पर लिखा हुआ तो आप ABCD यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को खो लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप लगभग यहाँ पर जो कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर लास्ट जो है कि अथवा करके जो बाकी है अथवा का भी देख लेंगे। यहाँ पर अथवा कैसे करना है तो यहाँ पर अथवा में जो क्या करना है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है ना? ये आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना। तो आइए देख लेते हैं कैसे प्रधानाचार्य को लिखेंगे। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय यहाँ पे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। प्रगतिशील मतलब जो स्कूल का नाम अपने 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 स्कूल का नाम डाल सकते हैं, चाहे जो उसमें एड्रेस में दिया रहेगा भोपाल मध्य प्रदेश, विषय निर्जन छात्र के हेतु छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे महोदय, यहाँ पे लिखेंगे क्या उसका सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार वर्ग अष्टम, यहाँ पे जो है कि आपका नाम जो है कि वर्ग अष्टम के आपके विद्यार्थी का, ठीक है ना, यहाँ एक बहुत निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर है, मेरे कोई संबंधी भी मेरी सहायता करने में सक्षम नहीं है। मैं इस 9वीं वर्ष कक्षा में प्रवेश कर गया हूँ परंतु मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से कुछ जो सहायता प्रदान करें, ठीक है ना, प्रदान करें ताकि मैं कुछ किताब खरीद कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं और इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो आपका नाम रहेगा, आप यहाँ पर जो कि अपना यहाँ पे आज्ञाकारी छात्र का नाम आप लिख देंगे। आप यहाँ पर वर्ग अष्टम के बदले यहाँ पे जो 10वीं में है 10वीं का लिख देंगे, दिनांक 03/3/3 आप यहाँ पर जो दिनांक डाल देंगे उस दिन का, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपके पूरे प्रश्न का यहाँ पे लगभग तैयारी हो जाती है और यहाँ पे आवेदन पत्र भी लगभग तैयार हो जाता है। 29वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर लिखना है। यहाँ पे 1-1 मार्क का प्रश्न उत्तर रहेगा, इसका 1-1 मार्क आपको मिल जाना है। तो यहाँ पर देखिए 4-5 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, तो किसी 3 का हमको लिख के दिखाना है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद करना। तो यहाँ पर भूमि गुरुतर की विद्या किन वर्धते चंद्रशेखर को आसित, यहाँ पर 2 का देना है। तो यहाँ पर 2 का हमने दिया कि भूमि गुरुतर माता आसीन और विद्या अभ्यासन वर्धते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम 30वां देखते हैं। ये निम्नलिखित विषय दिए हुए हैं, उस पर जो है कि विषय पर हमें निबंध लिखना है, ठीक है ना, निबंध लिखना है। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, 7 मार्क का प्रश्न है, सॉरी 7 मार्क का पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। इसका हम देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या इंटरनेट ये भी है। छात्र एवं अनुशासन, किसी भी त्योहार का वर्णन करना है आपको, किसी भी त्योहार का वर्णन करिए। और यहाँ पर जो है कि नई शिक्षा नीति, यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि ये भी इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर किसी एक के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर तैयारी आप कर लेते हैं तो कोई ना कोई इसमें आपको हो जाता है। ये लगभग आपको होमवर्क दिया जाएगा। इसके पहले निबंध भी आपको लिख कर बताया कि निबंध कैसे लिखा जाता है, उसका बहुत ईजी फॉर्म बिना याद किए हुए कि आप किसी भी निबंध को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए
ठीक है? यहाँ पे लगभग जो है कि आपकी तैयारी लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से नए फिर वीडियो के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ जो है कि इम्पोर्टेंट पेपर के साथ फिर प्रेज़ेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।